हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। तो चलो, आज मैं फिर से नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो नया लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो हो गया आपका सीक्वेंशियल सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज आप लोगों को बता रखा था कि नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस सीरीज होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज से पहले जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स किया था, उसमें काफी बड़ा टॉपिक आप देखे थे। काफी चीजें उसमें आपको देखने का मौका मिला, काफी चीजें आपने रिवीजन भी किया, बहुत सारे डाउट्स भी चले, काफी दिन तक क्लास चले। पर वो एक अभी तक का जो हमें लगता है कि 11th में वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट था, जो आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत बड़ा हर्डल हम लोगों ने भी क्रॉस कर लिया है, खास करके मैथ्स में। ठीक है, बहुत हद तक आप कंफर्ट जोन में आ गए और अब आपको आगे की चीजों में उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा जितना शुरुआत में होता है, क्योंकि एक बार रिदम में आने में लोगों को टाइम लगता है। और जो इसमें घबराते हैं तो आगे उसको और मन में डर आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से चली होंगी, ये सारी चीजें अच्छे से किए होंगे, और अपने आप को एक रिदम में यानी अपने आप को बैलेंस बना के आप लोग काम कर ही रहे होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स जैसे स्मूथली चला, अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने की चांसेस है, क्योंकि आगे का टॉपिक आपको उतना हेवी और उतना टाइम टेकन वाला टॉपिक नहीं। तो चलो, आज आगे कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक जैसे हमने बताया, तो ये बात ख्याल रखना कि सीक्वेंस सीरीज का जो टॉपिक है, जैसे आपको सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स की तरह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक अपने आप में काफी लेंदी है, समझे? हर एक टॉपिक अपने आप में काफी लेंदी है। मतलब उसमें से मॉडल्स उठाया, वो भी उतना टाइम लगा, लॉग उठाया उतना टाइम लगा, एक्सपोनेंशियल लगाया उतना टाइम लगा, उसका साइन स्कीम और भी चीजें। तो जैसे उसमें एक टॉपिक काउंट करो तो उसमें से मॉडल्स उठाया, जितना मॉडल्स में टाइम लगा उतना ही आपको सीक्वेंस में टाइम लगा। मतलब ये कहीं कहीं अब छोटा छोटा टॉपिक अब आ गया। कुछ टॉपिक आगे में कुछ लेंदी होगा, पर उतना भी लेंदी नहीं होगा जितना बेसिक का पार्ट। तो चलो, कंटिन्यू करते हैं मतलब सीक्वेंस सीरीज। और हमने ये इसलिए भी कहा आप लोगों को कि आप लोग के पास लिमिटेड टाइम में आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसलिए अपने आप को अपडेट रखिएगा। अपडेट मतलब अपडेट रखिएगा। आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाए उस असाइनमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा। और उसके बाद कम से कम जो मिनिमम हमने असाइनमेंट दे रखा उतना तो आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जो बनाना है, जैसे हमने सोचा है इसमें कि आपको असाइनमेंट में कुछ कुछ असाइनमेंट का प्लान कर रखा है, वो असाइनमेंट दूंगा। जो भी आपको प्लान करके असाइनमेंट दूंगा उतना का वो बनाना ही है। उसके बाद जब आप उतना बना लो तो आप किसी से सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कोई भी बुक है, कोई भी पैकेज है, बट कंडीशन ये है कि पहले जितना दिया गया उतना बनाओ, तभी कहीं से आपको स्टार्ट करना है, सेट करना है। नहीं तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट करना होगा। क्योंकि सबसे पहले आप ये बनाओगे तो इसके डाउट्स हम सारे ग्रुप में भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। तो पहले ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इस लेवल तक कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, और ऑन टाइम जितना दिया गया उसको बनाते चलिएगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आप सिलेबस फटाफट फटाफट टॉपिक फिनिश होता चलेगा। क्योंकि बेसिक में बहुत सारा टॉपिक था, अब आगे में ऐसा छोटा छोटा टॉपिक वाला पार्ट है जो आपको इसमें आराम से और कम टाइम में खींचते चलो। तो ख्याल रखिएगा, आप मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस सीरीज पे आता हूँ, ठीक है? तो क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज? तो चलिए देखते हैं कि सीक्वेंस सीरीज की सपोज अगर हम बात करेंगे, तो बहुत हद तक आप लोगों ने सीक्वेंस या सीरीज कुछ पढ़ा होगा 10th लेवल तक में। जैसे कि कुछ लोग प्रोग्रेशन के बारे में जानते हो, प्रोग्रेशन जो बोलते हो सर, एपी 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 बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा मुझे पता है कि चलो इसमें आप लोग। तो जैसे कि एक एपी टर्म्स आता था, अगर किसी ने पढ़ा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बारे में आप लोग बहुत हद तक छोटी छोटी चीजें जान रहे हो, पर आज मैं उसको पूरे डिटेल वे में बताऊंगा। क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीरीज, क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। उस स्पेशल टाइप में कुछ स्पेशल टाइप के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे और सबको नॉर्मली फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है, पहला जो आप हेडिंग डालिएगा दैट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस, द फर्स्ट हेडिंग विल बी सीक्वेंस। फर्स्ट हेडिंग क्या है? सीक्वेंस। अब आ जाते हैं सीक्वेंस का डेफिनेशन। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन, तो सीक्वेंस आप सोचोगे व्हाट इज सीक्वेंस? सिंपल सीक्वेंस, नाम से आपको लग रहा है कि जैसे जनरल लैंग्वेज में भी हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं, तो सीक्वेंसली इसको अरेंज कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंसली या सीक्वेंस? मतलब उसको एक पैटर्न में अरेंज कर दो, समझे? पैटर्न में मतलब सिंपल सी बात है, एक पैटर्न में अगर कोई टर्म्स कुछ रखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इन जनरल हम सीक्वेंस का स्टेटमेंट यही देते हैं,
arrangement of terms according to some definite pattern is called sequence. टर्म्स को हम डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे हमने 3 टर्म्स उठाए, वो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स में भी रियल, अल्जेब्रिक, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम अगर पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो समझ लो, इसी को अल्टरनेट लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। अल्टरनेट लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स विच मे बी अल्जेब्रिक, रियल और कॉम्प्लेक्स। A sequence is a set of terms which may be algebraic, real or complex, written according to some definite pattern. It's called sequence. मतलब a sequence is a arrangement of terms, set of terms which may be algebraic, complex or real. Real or complex, real, बताया, written according to some definite pattern. मतलब arrangement of terms या set of terms जो होता है, वो टर्म्स क्या हो सकता है, टर्म्स रियल भी हो सकता है, अल्जेब्रिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कैसा भी होगा वो अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट पैटर्न पे अरेंज हो, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, पहले आप डेफिनेशन देख लो, शुरू उतना क्या डेफिनेशन आप लिख लो। डेफिनेशन देखो, दिख रहा है आप लोगों को स्लाइड के थ्रू, दिख रहा है, दिया हुआ है ना कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स विच मे बी अल्जेब्रिक, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स विच मे बी अल्जेब्रिक, ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स according to some definite rule, ठीक है, this is called sequence, ठीक है, मतलब according to some definite rule। एग्जांपल भी आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल भी दिख रहा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल भी दिख रहा होगा, एग्जांपल भी साथ ही साथ लिख लेना, और फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एग्जांपल भी देख रहा होगा, मतलब टर्म्स को अरेंज करते हैं सम डेफिनेट पैटर्न पे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी पैटर्न है, पैटर्न कोई एक पैटर्न नहीं होगा, यही पैटर्न फॉलो करना, कोई भी पैटर्न लिख दो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न है, तो आप अगला टर्म डिसाइड कर सकते हो। मतलब पैटर्न के हेल्प से आप नेक्स्ट टर्म डिसाइड कर सकते हो। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न है, और वो पैटर्न का अगर डेफिनेट पैटर्न पे होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5, दिस इज सीक्वेंस, क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न पे है। दिस इज ऑन डेफिनेट पैटर्न, क्योंकि इसका अगला टर्म पता है, अगला टर्म 6 होगा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे हमने ऐसा लिख दिया 1 4 9 16, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस, क्योंकि ये भी पता है कि ये भी डेफिनेट पैटर्न पे, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का पैटर्न है। तो इसको क्या लिखते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दिया, मतलब कि 1 8 27 64, ये भी डेफिनेट पैटर्न है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के क्यूब में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो ये सब डेफिनेट पैटर्न में। तो ऐसा टर्म जो डेफिनेट पैटर्न, जो अरेंज इस तरह से हुआ हो, वो और डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, तो ये आपका सीक्वेंस का स्टेटमेंट है, जो आपको आइडेंटिफाई करने में सहूलियत होगी और आपको पता हो जाएगा कि सीक्वेंस होता है। यहाँ तो ठीक है। अब आ जाते हैं सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट। अगर कोई भी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना पड़े, कोई भी मतलब कोई भी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना पड़े, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम चाहिए? फॉर आइडेंटिफाइंग अ सीक्वेंस मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना चाहिए, ये सोचो। तो ये याद रखिए कि फॉर आइडेंटिफाइंग अ सीक्वेंस मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए शुड बी 3। देखो आपका स्टेटमेंट दिखा है ना, तो मिनिमम 3 टर्म चाहिए। याद रखना, कभी भी 2 टर्म, हमने 1 और 2 दे दिया, इससे आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन सा सीक्वेंस है। कम से कम 3 टर्म चाहिए, तभी आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन सा सीक्वेंस है। समझे मेरी बात? कम से कम 3। अगर तो अब सोचो कैसे, जैसे मैंने 1 और 4 लिख दिया, तो अगला टर्म क्या होगा? मेरे हिसाब से 7 होगा। तुमने ऐसा लिख दिया 1 4 और 9 लिख दिया, ये दूसरा सीक्वेंस, ये दूसरा सीक्वेंस है। मतलब इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें स्क्वायर है। तो 2 टर्म से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सीक्वेंस है? ऐसा और भी बहुत सारा सीक्वेंस हो सकता है जो आपको आप पॉसिबल होगा, इसका पहला 2 टर्म 1 और 4 हो। तो मतलब कोई भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 3 टर्म्स की जरूरत होती है। इसको दिमाग में रखें, इसको नोट कर ले, अंडरलाइन कर ले। तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ सीक्वेंस शुड बी 3। ठीक है, अब ये बात हो गई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का पार्ट आई थिंक क्लियर होगा आपको। सीक्वेंस किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। या फिर ऐसा बोल सकते हो, ए सीक्वेंस इज अ टर्म which may be algebraic, real or complex, written according to some definite rule. This is called sequence. ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया। अब आते हैं सीक्वेंस में, जैसे कि जनरली सीक्वेंस में हम टर्म्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखना A1 A2
A3 A4 डॉट 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 AN। तो मान लो ये एक सीक्वेंस का पार्ट है, तो इस A1 को हम बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म। इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज क्या बोलते हैं, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज क्या होता है, दिस वन इज थर्ड टर्म, ये आ गया फोर्थ टर्म, और ये क्या हो गया, इट इज nth टर्म। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी तुमको दिक्कत होगा, मतलब इस तरह से कभी रिप्रेजेंट करें तो आप कंफ्यूज नहीं होना। हम कभी A1 A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कभी कभी हमें हमें जरूरत पड़े तो मैं T1 T2 से भी यूज कर सकता हूँ। T1 मीन T1 या A1 बात बराबर है, T से लिखो या A से लिखो, दिस रिप्रेजेंटिंग जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, सिमिलरली A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म। तो रिप्रेजेंटेशन का ये अप्रोच है सीक्वेंस का। जैसे इसमें बात करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, A1 इक्वल टू 1, A2 2, A3 3, इसमें A1 1, A2 4, A3 9, ये सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन का अप्रोच है, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, अब सीक्वेंस की बात आपको क्लियर होगी, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत होती है, क्या क्या होता है, जन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल A1 A2 से डॉट डॉट AN तक रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब इसको नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो अब इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस, के बाद स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे तो याद रखो कि सीक्वेंस का इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। अभी हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं, कुछ कॉमन जो टाइप्स है उसको हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ और भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं वो भी पॉसिबल है, पर जो अभी हमें लग रहा है जो आपके लेवल तक इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन सीक्वेंस में सबसे पहला आ जाता है फाइनाइट सीक्वेंस। तो पहला देखिएगा, द फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट सीक्वेंस। अब आपको जो आया सर फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, तो देखो फाइनाइट सीक्वेंस, मेरी बात सुनना, देखो बाबू बात सुनना, स्टेटमेंट तो मैं नोट करवा ही दूंगा, स्टेटमेंट के लिए आपको प्रॉपर स्लाइड के थ्रू सारा चीजें मिल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख भी दूंगा, कहीं जहां लिख रहा हूँ आपको मन होगा तो एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी तो आप नोट भी कर लीजिएगा, स्लाइड्स भी आपके सबसे साथ ही चलेगा कार्ड, पर जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। तो देखो सबसे पहले लिखिएगा फाइनाइट सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन सीक्वेंस है, मैं स्लाइड शेयर करूंगा, तो स्लाइड शेयर करने से पहले मैं बोल देता हूँ। तो फाइनाइट सीक्वेंस में आ जाता है, तो फाइनाइट नाम समझ में आ रहा होगा फाइनाइट। अब आप सोचो कि मान लो ये सीक्वेंस, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, टर्म समझ लो कितना टर्म्स है, मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये क्या होगा nth टर्म। तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। अब पॉइंट आ गया कि फाइनाइट सीक्वेंस इसी n पर डिपेंड करता है। तो फाइनाइट का मतलब होता है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होगा उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब 5 10 15 इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। 150 500 1000 कुछ भी होगा, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर। और इसी को अगर हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें, दो पार्ट होता है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इट इज अनकाउंटेबल, कितना भी हो बढ़ते गया कोई फिक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। मतलब इफ नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर उसका देखो। तो दिख रहा है आपको स्टेटमेंट में, दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, एक फाइनाइट सीक्वेंस दिया ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस विल बी फाइनाइट। तो इसमें जैसे A1 से लेके AN तक दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है A1 से लेके AN, तो N क्या होगा, इसमें फाइनाइट नंबर होगा, N इज ए फाइनाइट नंबर। और इसमें आपको पता है A1 से लेके AN तक तो मैंने बता ही दिया है कि ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डॉट डॉट अप टू N। ये तो हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। और अगर वही इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस विल बी इनफाइनाइट, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n इसमें क्या होगा, ये n के साथ मैंने ऐसा टर्म्स यूज किया, ये दिस रिप्रेजेंटिंग n अप्रोचेस टू, मतलब इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसमें हम इक्वल साइन यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी यूज दिस टर्म्स। अब इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, अभी बस इतना याद रखो कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, चलिए दोनों को नोट कीजिए फटाफट। तो
कर लिया, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए अब थर्ड क्लासिफिकेशन में आते हैं। सबसे पहला लिखते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन आते हैं। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो लिखिएगा, स्टार्ट है से कुछ स्टेटमेंट लिखना जरूरी है ना। तीसरा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब क्या होता है, आप हम सिंपल छोटे कॉमन सेंस है इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब यही होता है ना, स्लाइड से करेंगे आप लिख लीजिएगा, थोड़ा ये नहीं, पहले आप ये देख लीजिए कि पहले मैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब यही होता है कि टर्म्स इंक्रीज करते जाता है। मतलब अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, अगर मैं अभी लिखना मत, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट मिल जाएगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो कोई भी नाल से ए एन प्लस वन क्या होगा, दैट इज ए एन, मतलब आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म से बड़ा होगा। जैसे ये दे दिया 1 2 3 4, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस क्या बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में तो जस्ट यही वाला टर्म ना उलट जाएगा, ए एन प्लस वन क्या होगा, लेस देन ए एन होगा। जैसे 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 0 है, -1, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस की वैल्यू घट रही है, अगर बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, घटेगा तो डिक्रीजिंग। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो चलो इसको भी स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट दिख रहा है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ an plus 1 greater than an, n belongs नेचुरल नंबर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि n नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ दिया है ना, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an is a increasing sequence, then a1 less than a2 less than a3, मतलब क्लियर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का दिख रहा है। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने इसमें नोट नहीं किया है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वैल्यू विल डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप ऐड कर लेना। सिमिलरली इन केस ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वैल्यू विल डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में दिख रहा है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब a1 बड़ा होगा, a2 से बड़ा होगा, a3 से, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मतलब ये वाला केस आएगा a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये आ गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये आ गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, वैल्यू बढ़ रहा है उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वैल्यू घट रहा है उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, मान लो an मतलब जनरल टर्म, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, इसको दे दिया n+1, बोलेगा इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो, कि आइडेंटिफाई दिस सीक्वेंस। आइडेंटिफाई मतलब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करना। तो आप देखो, तो सबसे पहले a1, तो n की जगह 1 रखा तो पहला टर्म क्या हो गया, 1+1 2, a2 रखा तो 2+1 क्या हो गया 3, a3 रखा तो 3+1 क्या हो गया 4। मतलब सीक्वेंस क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे आगे वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब सीक्वेंस में टर्म इंक्रीज कर रहा है। अगर टर्म इंक्रीज करेगा, 4 है, क्लियर, अगला क्या होगा 5 होगा, नेक्स्ट भी बढ़ता जाएगा, यानी टर्म्स इंक्रीजिंग है। तो अगर टर्म्स इंक्रीजिंग है तो दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर हमने एक एन ऐसा यूज किया 5 - n, इसमें अगर देखो तो a1 इक्वल टू देखते हैं, तो a1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखते हैं तो पहला टर्म हो गया 4, a2 देखते हैं तो पहले n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 3 हो गया, a3 रखते हैं n इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो क्या हो गया 4 है, 3 है, 2 है, डॉट डॉट, तो सीक्वेंस का टर्म घट रहा है, मतलब दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब डाउनवर्ड एरो, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहां तक आपको क्लियर होगा व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग, होपफुली क्लियर है। तो चलो इसको नोट करो और नेक्स्ट में आते हैं। दो और टाइप बचा है। सबसे पहले आप देखेंगे कन्वर्जिंग सीक्वेंस और डाइवर्जिंग सीक्वेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस जो है आपका वो है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले देखिए कन्वर्जिंग सीक्वेंस। कन्वर्जिंग सीक्वेंस में क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। कन्वर्जिंग सीक्वेंस में अभी मैं इसके भी प्रॉपर स्लाइड आपको शेयर करूंगा, पहले आप देख लीजिए कन्वर्जिंग सीक्वेंस और डाइवर्जिंग। कन्वर्ज मतलब सीक्वेंस में जैसे आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो वैल्यू दो केस हो सकता है, वैल्यू बढ़ रहा है या वैल्यू घट रहा है, दो केस हो सकता है। बट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में क्या है, कन्वर्जिंग में है क्या कि जैसे से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए वैलिड है। इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते हैं तभी आइडेंटिफाई होता है वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। मतलब कहना ये है कि कन्वर्जिंग में यानी कन्वर्ज कर रहा है, मतलब वैल्यू इस तरह से आगे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, एक समय ऐसा आएगा कि जब n इंफिनिटी पे होगा तो उस केस में जो आपका टर्म्स होगा n इंफिनिटी पे वो फाइनाइट को अप्रोच करेगा। मतलब समझ रहे मेरी बात, समझना मतलब n इंफिनिटी मतलब वो फाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब बोलोगे सर ये फाइनाइट को अप्रोच करने का क्या मतलब कहने की जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट के पास जाओगे तो वहां पर जो टर्म्स मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। अगर टर्म्स फाइनाइट मिला, सुनना मेरी बात, अगर टर्म्स फाइनाइट मिला तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्वेंस आपका क्या होगा, अगर टर्म्स फाइनाइट मिला इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस आपका कन्वर्जिंग होगा। और अगर टर्म्स इनफाइनाइट मिला मतलब बढ़ते 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 ऐसा सिचुएशन आएगा टर्म्स काफी बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी गेन करता चला गया, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सीक्वेंस। तो कन्वर्जिंग में एन जब इंफिनिटी पे होता है तो वैल्यू फाइनाइट होता है, डाइवर्जिंग में जब एन इंफिनिटी पे होता है तो वैल्यू इनफाइनाइट होता है। क्या है एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पे आता हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल में देखता हूँ, वैसे ऐसा देखिए 1 है 1/2 है 1/4 है 1/8 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका एनएस टर्म क्या होगा, ए एन इक्वल टू लिख सकते हो 1/2 टू द पावर, पहले 1/2 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू 1 से 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 पे 1/2, n इक्वल टू 2 पे 1/4, n इक्वल टू 3 पे 1/8। मतलब ये इस पे बेस्ड है a1 a2 a3 दिख रहा है, इस पैटर्न पे बेस्ड है। an इक्वल टू क्या आ गया, an इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, an इक्वल टू 1/2 टू द पावर। अब ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि n इक्वल टू 1/2 टू द पावर n है। अब बात आ जाती है कि इसका इनफाइनाइट टर्म्स क्या है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स। तो सबसे पहले देखो जब से आगे बढ़ता गया तो वैल्यू क्या होगा, घट रहा है पर हमें इंफिनिटी पे देखना है। जब n इंफिनिटी पे होगा तो a इंफिनिटी की बात करते हैं, a इंफिनिटी मतलब क्या होगा, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे इंफिनिटी, तो 2 टू द पावर इंफिनिटी। आप सोचो 2 पे पावर इंफिनिटी क्या होगा, यानी 2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें वैल्यू बढ़ता 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 जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन्फिनिटी से, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। और ये पता है कि ये क्या होता है, जीरो। मतलब इस वाले केस में जब n इंफिनिटी पे होता है तो a इंफिनिटी जीरो, या जीरो क्या है इसमें, दिस इज फाइनाइट टर्म। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग सीक्वेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसका इनफाइनाइट टर्म्स फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। मतलब जब n इंफिनिटी को होगा उस केस में फाइनाइट टर्म्स गेन कर रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल लिया 2 है 4 है 6 2 4, ठीक है, 8 है, ठीक है, 16 है डॉट डॉट डॉट। तो इसका ए एन क्या होगा, इसका ए एन होगा 2 पे पावर n, n इक्वल टू 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पे पावर 4। इसका ए एन क्या है, इसका ए एन है 2 टू द पावर n, ये ए एन है दैट इज 2 टू द पावर n। अब देखो इसमें a इंफिनिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 टू द पावर इंफिनिटी जो आपका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब 2 पे पावर इंफिनिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो वैल्यू तो काफी बड़ा हो रहा है। मतलब उस केस में उस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सीक्वेंस। तो डाइवर्जिंग में वैल्यू बढ़ता जाएगा, जब n इंफिनिटी को जाएगा तो वैल्यू काफी बड़ा, मतलब वो भी इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस केस में सीक्वेंस को डाइवर्जिंग
और जब वैल्यू फाइनाइट को मूव करेगा तो उसके सीक्वेंस को कन्वर्जिंग सीक्वेंस बोलते हैं। दिमाग में सेट कर लेना, कभी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सीक्वेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई पूछे फटाक देकर जवाब दे देना, यही है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो चलो इसका स्टेटमेंट भी लिख लो, स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले कन्वर्जिंग दिख रहा है, a sequence is called converging sequence if its term at n infinity is a finite real number। ठीक है, मतलब tn equal to finite when n approaches to infinity। एग्जाम्पल दिख रहा है कन्वर्जिंग सीक्वेंस का, जो एग्जाम्पल मैंने लिया वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। और डाइवर्जिंग का दिख रहा है कि जब n इंफिनिटी होगा तो उस केस में सीक्वेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएगा, टर्म्स उस केस में इनफाइनाइट को गेन करेगा। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग सीक्वेंस। इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सीक्वेंस। प्रॉपर स्टेटमेंट आप कॉपी में एकदम इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम तरीके से एकदम लिख करके इसको रेडी रखना है एकदम, कि अगर आप कहीं को कंफ्यूजन नहीं है, कॉपी आपका ढंग से लिखा होना चाहिए, क्योंकि यही आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप लोग आओगे तो मैं आप लोगों को कॉपी भी दिखाऊं, पूछूंगा कि दिखाओ भाई किसका किसका नोट्स रेडी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस समय बहाना बनाओ, इसलिए जो भी आपको मैं बता रहा हूँ प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ये है आपका कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। उम्मीद है ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गई होगी बातें। फटाक फटाक नोट करो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। अब मैं जो इसके बाद कंटिन्यू करूंगा वो हो जाएगा आपका सीरीज डिस्कस करूंगा, और उसके बाद कुछ सीक्वेंस के जनरल टर्म्स को रिप्रेजेंट करूंगा और बोलूंगा उसका nth टर्म आप लोग लिख के, nth टर्म दिया होगा उसका फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसको मैं दूंगा, आप लोग उसको बना के, सब सिंपल है, इसका देख लीजिएगा क्या है सिंपल क्या नहीं है। चलो आगे बढ़े, तो चलिए नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट आते हैं सीरीज। अब देखो नाम सुने हुए सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस में आ गया तो भाई क्या अरेंज कर दिया, 3 टर्म्स है पर्टिकुलर पैटर्न। टर्म्स कैसा हो सकता है याद रखना, टर्म्स अलजेब्रिक, रियल, अलजेब्रिक समझो एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह का टर्म्स हो, अलजेब्रिक हो या रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट पैटर्न। अगर पैटर्न पे नहीं अरेंज हो तो सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, जैसे तैसे लिख दिया सीक्वेंस आप नहीं बोल सकते, डेफिनेट पैटर्न पे आपको अरेंज किया हुआ हो तभी उसको सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि उस सीक्वेंस की बात ही उस तरह से निकल के आती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सीरीज क्या हो गया, तो टर्म्स तो दिख गया कि भाई ये सीक्वेंस है तो ये टर्म से तो सीक्वेंस होगा, ऐसे से होगा तो सीक्वेंस होगा। अब सीरीज की बात आती है तो सीरीज किसको कहते हैं, तो सीरीज में देखो हमेशा याद रखना कि सीरीज के लिए करना यूं है कि सीरीज में आपका जो टर्म सीक्वेंस का है सारे सीक्वेंस को ऐड कर दो, तो वो सीक्वेंस आप किसमें कन्वर्ट हो गया, सीरीज में। ऐसे 3 टर्म्स हो, मिनिमम 3 टर्म्स रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 टर्म्स अगर हमारे पास दिया हुआ, बोला मान लो A1 A2 A3 दिया हुआ, तो A1 plus A2 plus A3, तो दिस इज द सम ऑफ द सीरीज ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब ये 3 टर्म्स का सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी A1 plus A2 plus A3, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। ये सब चीजें आप दिमाग में रखिएगा, मतलब सिंपल सा बात है। अगर आपको कहा जाए, मतलब ये अगर दिया जाए, सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज तो जैसे A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN, ये n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, n टर्म्स है, n टर्म्स है। अब सीरीज की मैं बात करता हूँ, व्हाट इज सीरीज। सीरीज में कुछ करना नहीं है, इस सारे टर्म्स को ऐड कर दो, इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN मीन्स यानी सबसे पहले याद रखना सीरीज मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, और एसएन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ टर्म्स, तो इसको A1 plus A2 plus A3, तो एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात करते हैं, तो इसको इन शॉर्ट एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज भी बोलते हैं, सीरीज ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सीरीज ऑफ n टर्म्स मतलब फर्स्ट n टर्म्स का समेशन को हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस सीरीज भी कुछ खास नहीं है, वही है जो सीक्वेंस था वही आपका सीरीज है। सीक्वेंस में बस कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज में बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगाते हैं, बस इतना ही काम। और सीरीज का भी उतना ही पार्ट है, उतना ही क्लासिफिकेशन है जितना आप पहले पढ़ रखते हो। मतलब कैसा, पहला
सीरीज में आ जाएगा फाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बात एक ही है, इसलिए बस सीक्वेंस की जगह उठा के सीरीज कर देना, समझ में आएंगे भी बात, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। तो सीरीज की बात हो गई, फाइनाइट इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट तो फाइनाइट सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज, भी समझ में आ रहा होगा। टर्म्स अगर बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग सीरीज, टर्म्स घटता जा रहा है तो डिक्रीजिंग सीरीज। नेक्स्ट आ गया कन्वर्जिंग सीरीज और डाइवर्जिंग सीरीज, भी समझ में आ ही गई बात। कन्वर्ज में बढ़ते जाओगे, जब एन इंफिनिटी पे होगा तो सीरीज में वो फाइनाइट क्वांटिटी गेन करेगा, और अगर एन इंफिनिटी पे इनफाइनाइट क्वांटिटी गेन करा तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सीरीज। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सीरीज, तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो जैसे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, होपफुली आपको क्लियर होगा। ये सब सीरीज का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, सब चीज वो सेम ही है, यही आप बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो चलो सीरीज को आप इसको लिख लो, प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लो, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर स्टेटमेंट सीरीज का। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें जनरल टर्म मतलब एन दिया हुआ है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको लिख के बताना है कि कौन सा सीक्वेंस है। और ये कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें नहीं देता, शुरुआती क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको आप कर लीजिएगा, समझे। ये आपका होम असाइनमेंट है, आंसर मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, ये सिंपल है, बस एक बार करके एक बार देख लीजिए, रख लीजिए भाई ये सब चीज होता है, ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलो पहले क्वेश्चन सारा नोट कर लो, जितने क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, या फिर आपको मन है तो आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। कर लिया सारा नोट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। देखो हमने अभी जस्ट कहा था कि सीक्वेंस के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बट उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को ज्यादा फोकस करना होता है, विच इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो कुछ स्पेशल पार्ट इसमें जो है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, या उसको आप प्रोग्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस जिसको ज्यादा फोकस करना है, इसके अराउंड ज्यादा स्टडी करना है। देखो सीक्वेंस के केस में हमने कहा कोई भी पैटर्न में को, तो बस डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए तो सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसा हम इनफाइनाइट पैटर्न बना सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, बट उसी पैटर्न में कुछ स्पेशल पैटर्न को ज्यादा फोकस करना है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्रेशन, इसमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को अरेंज कर दिया गया है। तो प्रोग्रेशन तो कौन कौन सा पार्ट है, तो द फर्स्ट स्पेशल सीक्वेंस में आ जाते हैं। द फर्स्ट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपी। तो मैं आगे एपी को ही इसको बोलूंगा, तो एपी अंडरस्टूड है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। द सेकेंड पार्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो स्पेशल में आ जाता है, ये आ जाता है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड वन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। थर्ड वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज एचपी। ये आ गया, मतलब 3 स्पेशल टाइप हो गया, और एक स्पेशल टाइप इसमें ऐड कर देते हैं, दिस इज नोन एज एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज नोन एज एजीपी, दिस इज नोन एज एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ये 4 स्पेशल सीक्वेंस है जो आपको पढ़ना है, जिसको हम प्रोग्रेशन के शॉर्ट प्रोग्रेशन ही बोलते हैं, एपी, जीपी, एचपी एंड एजीपी। ठीक है, तो ये देखो, ये सीक्वेंस के बारे में बता दिया, इस पे ही सारी चीजें चलती रहेंगी। बाद में कुछ मिसलेनियस सीक्वेंस के बारे में भी देखेंगे, कुछ मिसलेनियस सीरीज देखेंगे, तो वो सब जब देखा जाएगा तो देखा जाएगा। पहले अभी इस पे टारगेट करते हैं। और ये टॉपिक हमें नहीं लगता कि ज्यादा कुछ टेंशन देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ये टॉपिक निकलता चलेगा और मजा भी आएगा आपको बनाने में। जब आप बनाना स्टार्ट करोगे लगेगा कि सारी चीजें तो समझ में आ रही है, और एक बार पढ़ोगे एक बार में समझ आ रही है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है, जैसे क्लास में भी होता था, कुछ कुछ लॉग में भी बहुत सारे लोगों का था कि सर कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें आपको पहली बार पढ़ने से कोई कंफ्यूजन होगा, पहली बार पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक को रिवीजन रिपीट करके पढ़ना पड़ता है ना, तो हमें लगता है कि सीक्वेंस में ऐसा कुछ दिक्कत आएगा। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है और जल्दी जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो 4 हमने स्पेशल सीक्वेंस देख लिया, इसी चारों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करना है क्योंकि तुरंत पे क्वेश्चन भी आ जाना है। जस्ट हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन आपको शेयर किया था, तो वो तो सिंपल सिंपल था। अब एपी पे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद हम उस पर आगे कुछ देखेंगे, फिर जीपी, फिर एचपी, फिर एजीपी, मतलब चीजें चलती रहेंगी। तो आपको बस दिमाग में रखना है, जो जो बताते जा रहे हैं उसको बस फॉलो करते चलो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एपी पे आते हैं। एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है? तो स्टेटमेंट देखो, जो भी मैं स्टेटमेंट है, जहां जरूरत होगा मैं उसके स्टेटमेंट को स्लाइड भी शेयर कर दूंगा और बोलता भी चलूंगा। तो एपी स्लाइड में शेयर करूंगा, पहले आप सुन लो मेरी बात। तो स्टेटमेंट क्या है, बाद में जब लिखना होगा तो आप स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो उससे आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो देखो एपी में क्या है। एपी में क्या है कि टर्म ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, ये है A1, A2, A3, A4। मान लो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी पैटर्न पे हो सकता है, नहीं कोई भी पैटर्न, इनफाइनाइट पैटर्न है, कोई भी पैटर्न। अब इस सीक्वेंस एपी में कब होगा, तो एपी का कंडीशन ये है कि इफ दिस सीक्वेंस इज इन एपी, सुनना मेरी बात, अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा तो इसका कोई भी टर्म और उसका जस्ट उससे पहले वाला टर्म, यानी एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, any term and its preceding term, difference of any term and its preceding term is always constant। मतलब अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा, मैं एपी स्टार्ट किया हूं, अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा तो कोई भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीक्वेंस एपी में है, ऐसा नहीं हुआ तो सीक्वेंस एपी में नहीं है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं, दैट इज, हम कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, ये डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और लास्ट क्या होगा, AN। इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, AN से पहले होगा AN माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू D। इसको, ये कांस्टेंट, D को कांस्टेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट हम D को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस आपका कॉमन होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। मतलब डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी, अगर कांस्टेंट नहीं आया तो सीक्वेंस एपी में नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो सीक्वेंस के लिए यही कंडीशन है। फिर से मैं बोलता हूँ एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस केस में जो डिफरेंस है उसको डी मान लिया, डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ले लिया, इसमें एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। तो वो सीक्वेंस एपी में है, एपी में है, एपी में है। और इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या दिख रहा है, डी इसमें 1 दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 1, मतलब ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ले लिया 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। तो देखो ये भी एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब डी की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 2, मतलब आगे का टर्म और पहला टर्म डिफरेंस करना, उल्टा डिफरेंस नहीं करना। डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म उसके पहले वाले टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पहले और बाद का करोगे तो निगेटिव हो जाएगा। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में
पहले और बाद के, उससे पहले मतलब बाद और पहले का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब ये किसमें है, एपी में है। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर मेरी बात, मतलब डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो उस केस में सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, एपी का आइडेंटिफिकेशन हो गया। एपी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो सारा सीक्वेंस होगा, कोई भी कॉमन डिफरेंस को ना दो। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और लिया, मन में आ गया, सवाल आ रहा हो, मैंने पहला टर्म N9 लिया, कॉमन डिफरेंस 4 मान लिया, तो अगला डिफरेंस क्या होगा 13, फिर अगला क्या होगा 17, 4 है ना, फिर अगला क्या होगा 21, फिर अगला क्या होगा 25। ये देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ये सीक्वेंस किसमें है, ये सीक्वेंस एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 4 4, तो सीक्वेंस इज इन एपी। यही है आपका पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा कि अगर डिफरेंस ऑफ एनी टर्म इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म is constant, then sequence is in AP, otherwise not in AP। ये आ गया AP के लिए, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन तो आपको मैंने बोला है, लिखवाया नहीं है, अभी जो स्लाइड शेयर होगा उससे आप डेफिनेशन नोट कर लेना। एक बात और इसमें मैं बोल देता हूँ, उसके बाद जो पॉइंट को लिखना है। तो याद रखो कि एपी में भी पॉइंट होता है ना कि इंक्रीजिंग एपी डिक्रीजिंग एपी वाली बात अगर आएगी तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो टर्म्स बढ़ेगा, अगर कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो टर्म्स क्या होगा, घटेगा। जैसे कॉमन, जैसे हमने बोल लिया इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है तो टर्म्स इंक्रीजिंग है। कॉमन डिफरेंस अगर -4 ले लिया तो माइनस का मतलब 5 हो गया, फिर क्या हो गया 1 हो गया, फिर क्या हो गया -3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है -4 -4 -4, मतलब इस ये तो एपी में है, बट दिस एपी इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। ये भी एपी में है, बट एपी को क्या बोलेंगे, एपी को डिक्रीजिंग। एपी में तीन पार्ट है। इंक्रीजिंग एपी के लिए डी जो होगा, डी शुड बी पॉजिटिव। डिक्रीजिंग एपी के लिए डी क्या होगा, डी होगा नेगेटिव। अगर एपी में डी का वैल्यू 0 है तो क्या डी इक्वल टू 0 के आगे बोल दिया कि ये एपी में है, जैसे एपी में लेता हूँ तो बोल दिया 3 3 3 3, ये एपी में है। अगर मैंने बोल दिया कि आइडेंटिफाई दिस सीक्वेंस, तब बोलोगे हमने कहा कि इसको एपी में बोल देंगे, क्या ये एपी में है, ये एपी में है, क्योंकि एपी का स्टेटमेंट ये भी तो टर्म्स को अरेंज किया। एपी का स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। तो 3 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 0 0, तो डिफरेंस 0 आ रहा है तो कांस्टेंट तो है ही ना, मतलब दिस सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। मतलब अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो सारा टर्म्स इक्वल होगा और सीक्वेंस को फिर भी हम एपी बोलेंगे, तो वो ना इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग हुआ, ऑल टर्म्स आर इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एन एपी। ठीक है, याद रखिएगा। तो डी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, डी नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, और अगर डी 0 होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑल टर्म्स आर इक्वल, उसको कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो ये है आपका कुछ पॉइंट, तो याद रखिए। एपी का डेफिनेशन भी क्लियर है, डी के केस में कुछ पॉइंट देने थे। चलिए फटाफट इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया, जहां तक कुछ एग्जाम्पल लगे आप एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, इसके बाद मैं जस्ट अभी डिस्कस करूंगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जनरल टर्म मतलब एनएस टर्म ऑफ एन एपी। एनएस टर्म एपी का क्या होगा, एनएस टर्म डिस्कशन करने के बाद आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोल रहा हूँ, बस पीछे से जो बातें चल रही है कुछ सुनना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनएस सबसे पहले, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एनएस टर्म ऑफ एन एपी। एनएस टर्म अगर डिस्कशन हो गया तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एनएस टर्म के बाद सम ऑफ एन टर्म्स, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपको आऊंगा। तो देखता हूँ आज कहाँ तक हो पाता है, ठीक है। तो आज हमें लग रहा है कि सिर्फ एनएस टर्म्स तक ही आज हमें डिस्कस करना है, सम ऑफ एन टर्म्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ओके, तो लिखिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, सारा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, और ये सारा एग्जाम्पल स्पेशल सीक्वेंस सबको स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिख करके लिखिए। इस वाले पार्ट को भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं जो स्टार्ट करूंगा ये होगा एपी का जनरल टर्म। मिटा रहा हूं,
चलिए आते हैं जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जर्नल डालिएगा जनरल टर्म। जनरल टर्म की मैं बात करूं तो हमने मान लिया सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, मान लिया एपी में। ठीक है, सबसे पहले पहला टर्म को कुछ मान लेते हैं। लेट A1 को हमने मान लिया A, यानी पहला टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A से रिप्रेजेंट। लेट A1 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, D मान लिया। अब हमें जनरल टर्म डिसाइड करना। तो देखो ना, जनरल टर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ n आपको टर्म्स को रिप्रेजेंट करना। तो नाउ देखो A1 इक्वल टू A है, A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D, A2 इक्वल टू A प्लस D। A3 इक्वल टू क्या होगा, इसमें इसमें D का डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर A4 इक्वल टू लिखो तो देखो A प्लस क्या हो जाएगा 3D। यहाँ तो कोई डाउट है ना। तो देखो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो गया। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, एक मतलब एक कम, जितना है उससे एक कम। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस क्या लिख सकते हो 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस क्या लिख सकते हो 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तो कोई डाउट। तो ये A1 A2 A3 तक हो गया, मतलब 4 है तो यहाँ 3 हो गया। सिमिलरली अगर n होगा तो n को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द जनरल टर्म। मतलब कहना यहाँ ये है कि अगर an अगर आपको कैलकुलेट करना, A1 इक्वल टू AN इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, ये आ गया nth टर्म। मतलब n की वैल्यू रखते जाएंगे, वैल्यू n इक्वल टू 1 तो पहला टर्म, n इक्वल टू 2 तो दूसरा टर्म, n इक्वल टू 3 तो तीसरा टर्म। तो इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका दिमाग में रखिएगा, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। फटाफट इसे नोट करें। ठीक है, तो एपी का जनरल टर्म आपको दिख गया। अब हम आते हैं इसमें, पहले इसको नोट कर लो, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स हैं, जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म। पहले जनरल टर्म्स की बात की, ठीक है, जनरल टर्म हो गया। नेक्स्ट जनरल टर्म के बाद अब आ जाते हैं सम ऑफ एन टर्म, इसको भी खत्म ही कर दें। सिंपल सिंपल है, इसलिए ये सब फॉर्मूला पढ़े होगे, इसलिए ज्यादा से दिक्कत नहीं होगा। इससे क्वेश्चन पे हम आएंगे। आज बस मैं सम ऑफ एन टर्म का थ्योरी कर दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आपको इमीडिएट अभी दे दूंगा। अभी जैसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी बताऊंगा नहीं, कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन कुछ कलेक्शन में आपको सब असाइनमेंट में दे दूंगा। आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले शुरुआत से पढ़ें। आज स्टार्ट है तो बहुत ज्यादा बताना भी ठीक नहीं है, तो स्टार्ट है, थोड़ा कंफर्ट जोन में आओ, फिर फटाफट फटाफट सिलेबस आगे खींचेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप सबसे पहले शुरुआती चीजों को पढ़ें, फिर जो जो मैंने बना दिया उसको आपको आता भी है तो भी खुद से बना, प्रैक्टिस हो जाता है बेटा, आराम से चीजें चलती हैं और आपको सब चीजें दिखने भी लगेंगी। तो जो चीजें आपको दिया जा रहा है वो आती भी है तो भी आप बनाए, ना आती है तो बनाना ही है। मतलब आपको उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके आपको रखना है। उसके बाद जैसे कि एपी स्टार्ट किया, एपी भी बहुत हद तक बहुत लोग कंफर्टेबल हो, तो फिर भी मैंने शुरुआत से बताया, ऐसा नहीं जिसको लोग सर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हमें क्या, नहीं, हमने सारी चीजें एक एक करके बताया है कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो उसको जो नहीं, तो जिसको नहीं पता वो भी देखें, जिसको पता वो भी देखें। एक एक लाइन को मैंने दिखाया है। फिर जैसे जनरल टर्म डिस्कस किया है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। आपको कोई भी एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि अब आ जाते हैं, जनरल टर्म तो हो ही गया, अब आ जाते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की हम बात करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स का ही फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस क्या हैं, तो जैसे कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जनरेट करके कुछ कॉमन कुछ एग्जांपल में दिखा के आपको इस चैप्टर को अभी आज की क्लास में क्लोज करूँ और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा।
तो वो आपको बनाना सिंपल थ्योरी बेस्ड होगा क्वेश्चन, आपको कोशिश करना है कि वो बन जाए, और हमें उम्मीद है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सब फॉर्मुला बेस्ड और सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड, तो आप जितना बताया उसको कर लोगे तो आसानी से बन जाएगा, उतना बना के रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास को वेट कीजिएगा, मुझे जो लगेगा वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, और कुछ थ्योरी को आगे बढ़ा के फिर मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और आप कंफर्टेबल होते चलोगे। जितना कहा जाए उसको बस करते चलिए और हम पे भरोसा रखिए। चलो देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, तो सम ऑफ एन टर्म्स देखो क्या होता है, मतलब एस एन का फॉर्मूला। तो पहले तो फॉर्मूला कैसा होता है, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। देखो एस एन का फॉर्मूला कैसा होता है, द फॉर्मूला ऑफ एस एन जो होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, ये भी मतलब पता होगा। चलो मैं लिखता हूँ, सम ऑफ एन मतलब एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं एन बाई टू a1 plus an. What is a1? a1 is called first term, an is called last term. ये sum of n terms का फॉर्मूला है, sum of n terms equal to n by 2 a1 plus an। तो ये फॉर्मूला आ जाता है sum of n terms का, ठीक है। ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच n by 2 a1 plus an। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो चलो ये पहले तो फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले स्टार मार लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। A1 इज फर्स्ट टर्म, AN इज लास्ट टर्म, जो भी है। तो फॉर्मूला कैसे आया इस पे आते हैं। चलो इसको फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, तो देखो फॉर्मूला प्रूव करने पर स्पेस की जरूरत है, इसलिए मैं एक स्पेस बना लेता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, आप देखते चलिए। मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ एन टर्म। तो फिर एसएन को क्या लिख सकते हैं, एसएन आपका है ना A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या होगा प्लस A4 प्लस डॉट डॉट कहाँ जाएंगे, प्लस जाएंगे डॉट डॉट अप टू AN। मतलब ये फॉर्मूला, मतलब ये एपी में अगर होगा तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये होगा, और या ये होगा। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमें निकालना है, इस फॉर्म में फॉर्मूला जनरेट करना है। तो अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। इसको अब जो हमने माना है, पहला टर्म क्या माना है ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, ठीक है। डॉट 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 इसको ए एन माइनस वन प्लस ए एन कर देते हैं, मतलब पहले एक टर्म पहले फिर एक लास्ट टर्म ए एन माइनस वन। तो डॉट 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 ये टर्म क्या होगा, तो इसका होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। और ए एन क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई थिंक इसमें यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, बस हमने ए वन से लेकर ए एन तक को ए और डी में एक्सप्रेस कर दिया। ये समेशन हमें निकालना है, जो फॉर्मूला ये, और इसको आ गया तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, इसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए क्या किया, पहले एक बार फॉर्मूला को, इस जो सारे टर्म्स को एक बार इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा। अब इसी को रिवर्ट कर दो, रिवर्ट करने से वैल्यू चेंज थोड़ी होगा, रिवर्ट करने से वैल्यू तो सेम ही रहेगा। इसी को उलट के लिख दो, फॉर्मूला डायरेक्ट उस फॉर्म में आ जाएगा, देखना। तो वो उलट के लिख दिया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, क्लियर है। एन माइनस टू से पहले क्या होगा एन माइनस थ्री, क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, डॉट 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 यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस डी, और लास्ट क्या आ जाएगा ए। इसको सबको ऐड कर दो, सुनना मेरी बात, मैंने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक बार इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा, एक बार उसको उलट के रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, समझे। फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखो दोनों को फिर समेशन कर देता हूँ, तो यहाँ एस एन प्लस एस एन क्या होगा, दिस इज ट्वाइस एस एन, ये तो आपको क्लियर है। अब देखो इस दोनों को ऐड करता हूँ, तो दिस इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको और इसको ऐड करो तो फिर भी देखो टू ए एन माइनस टू और प्लस वन, एन माइनस वन फिर से वही हो गया, मतलब सब हो गया। ये देखो ये आ गया टू ए, देखना अभी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहला हो गया। इसको समेशन करेंगे तो ये भी क्या आ गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सबको ब्रैकेट में कर देते हैं, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी आ गया, क्या हो गया टू ए प्लस एन माइनस, सब सेम क्वांटिटी दे रहा है। ऐड करो इसको 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 और इसको, देखो सब आपको सेम क्वांटिटी दे रहा है। लास्ट में क्या आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई डोंट थिंक कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा। अब देखो सब सेम क्वांटिटी दे रहा है, ये क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हो रहा है,
ये कितनी बार है, ये हर एक जो बॉक्स है, ये बॉक्स कितनी बार बना है, ये बॉक्स हमारा n टाइम्स बना है। तो जिसको क्या लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऑर्डर अप टू कहां पे आएगा n। तो जिसको ये n टाइम्स है तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस Sn इक्वल टू n टाइम्स। तो मतलब किसी को कोई सेम क्वांटिटी को n टाइम्स ऐड करो तो सिंपली उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 1 + 1 + 1 3 टाइम्स तो 3 × 1 1 2 + 2 + 2 3 टाइम्स तो 3 × 2 सिंपली n टाइम्स है तो n इंटू समथिंग, तो n इंटू क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर होपफुली यहां तक क्लियर होगा तो देखो फॉर्मूला आ गया है Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of Sn, sum of n terms का formula आ जाता है Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of Sn। और अगर ये फॉर्मूला पता है तो this is equal to n/2, इसको अब लिख सकते हो a plus ये क्या आ जाएगा a plus n minus 1 into d, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज ए, ए आपका लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है एन एस टर्म। तो ये भी फॉर्मूला आ गया, तो सारा फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया। तो हमने जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a1 प्लस a। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर होंगी। मेनली हमारा ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोई भी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को हम यूज करें। अभी एप्लीकेशन कुछ नहीं बताया, बस आपको आज स्टार्ट किया, फॉर्मूला बताया, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन में जंप मत कर जाना। और नहीं बनेगा तो लोग से नहीं बन रहा, आप पहले मेरे बनाने का वेट करो, जितना कहा जाए उसको करो, आपको धीरे धीरे सारी चीजें बनने लगेंगी। कोई आगे बढ़ के बनाते हो और कहीं फंसते हो तो अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बता देंगे सारी चीजें, हम अपने साइड से क्लियर कर देंगे। अब हो गया आप कुछ करो तब आप कहीं से बैठना करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट करो, चीजें क्लियर हैं, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो चलो इसे नोट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला वाला पार्ट मैंने आज एपी का क्लियर किया है, अभी एपी में और भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो कुछ अभी कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, फिर कुछ एग्जांपल आपको बनाने दूंगा जो आपके लिए होम असाइनमेंट है, और आप उतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर मैं फिर नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसे एक एक करके नोट कर लो। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, असाइनमेंट आप लोगों को वन बाय वन करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करता चलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो ले लिया। अब आता हूँ एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ और फिनिश करता हूँ, बस अभी ज्यादा कुछ नहीं मैं बताऊंगा, समझे। बस थोड़ा एक दो एग्जांपल कैसे सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ ये सब निकालते हैं। मान लो एक सीरीज सीक्वेंस दे दिया, मान लो एक सीक्वेंस दे दिया, मान लो कि कैसे दे दिया सम ऑफ, मान लो कि एक सीक्वेंस 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो बोलेगा इसका एनएस टर्म ए एन बताओ, इसका जनरल टर्म बताओ, इसका ए एन क्या होगा। पहले देखो एपी में है, एपी में है ए इक्वल टू क्या है 1 और डी इक्वल टू क्या है 2, पहला टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, तो ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब 2, तो इसको क्या लिख सकते हो 2n माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 2n माइनस, मतलब इसका जनरल टर्म अगर कैलकुलेट करना हो तो जनरल टर्म क्या आ गया 2n माइनस 1, यानी n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 3 पुट करते हैं तो 6 माइनस 1 5, 4 पुट करते हैं तो 8 माइनस 1 7। ये समझ में आ गया, जनरल टर्म ऐसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इसी का एसएन निकालना हो तो एसएन का फॉर्मूला, लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, या लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया, इससे चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, मैं इसका यूज करता हूँ। तो क्या होगा सम ऑफ एन टर्म एसएन के फॉर्म में, एसएन में n इक्वल टू 10 में, तो 10 इक्वल टू 15 कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसको रख लीजिएगा। एसएन क्या होगा n/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो गया 2 हो गया। तो दिस इज द फॉर्म। जो छोटी छोटी चीजें हैं मैंने बस अभी बताया है कि अप्रोच की ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी इससे कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया, क्वेश्चन डिस्कशन की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। पहले आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले आप लोग एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट्स को आप ढंग से पढ़ के रखोगे और इतना देख के रखना। अभी मैं 4 से 5 क्वेश्चन बस आपको शेयर कर रहा हूँ,
आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पेशेंस लूज मत कीजिएगा। वैसे हमें जैसा लगता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, बस छोटा छोटा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसका दिमाग लगाइएगा, आराम से वो चीजें निकल जाएंगी। बट यही है कि आपको थोड़ा, हो सकता है कि थोड़ा टाइम देना पड़े, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा और घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं बस इतने थ्योरी के बाद क्वेश्चन का डिस्कशन, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इस पे एप्लीकेशन कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आएंगे, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और भी आगे डिस्कशन होगा जब और थ्योरी पढ़ लोगे तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं इतना ही आज बताऊंगा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर रखा है उसको बस ध्यान रखिएगा, और जितना कहा जाए उसको बना, ठीक है ना। तो स्टार्ट, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट है, अब बस जैसे बताया जा रहा है उसको करते चलो, और ये असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। दिख रहा है सबको, ठीक है। बना के और एक एक लाइन पढ़ के रखिए। और जहाँ तक बुक की बात है, बहुत लोग बुक बुक बोल रहे थे, तो बुक तो आपने कहा था कि अहियम से लो, ले लिया तो बढ़िया, नहीं लिए हो तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग को जो असाइनमेंट में दूंगा उससे भी आपका काम चल जाएगा, पर बुक एक रखना साथ में सही रहता है, तो बुरा नहीं है। कभी कोई जरूरत हो तो कभी बार पलट कर देख लिया, तो बुक खरीद लीजिए। अगर किसी को पीडीएफ की जरूरत होती है तो मेरे पास सिंगेज का पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा भी समझो आप अपना पढ़ते रहिए, और ये असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू। ओके, चलिए नोट कीजिए, और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट।